हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एलएलबी कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के खिलाफ जो ऑफेंस होता है वो हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। जब भी हम लोग आईपीसी पढ़ते थे या फिर बीएनएस पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहला जो टर्म हमको समझाया जाता है, बताया जाता है, दैट इज ऑफेंस। अपराध क्या है? ऑफेंस प्रॉपर्टी के खिलाफ भी होता है, ह्यूमन बॉडी के खिलाफ भी होता है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, लाइक जैसे कि मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया है, किडनैपिंग हो गया है, अबडक्शन हो गया है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो offense against human body covers all wrongful act committed directly against an individual। ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को गोली मारी। ये क्या है? बी एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध करता है उसे ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कहा जाएगा। कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए है, अगर बी के घर में चोरी करता है तो क्या है? घर एक प्रॉपर्टी है, तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसे कहा जाएगा। लेकिन अगर ए बी को तमाचा मारता है तो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कहा जाएगा उसे। अब आइए देखते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ हो गया है, ऑफेंस कॉजिंग बॉडली हार्म हो गया है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फोर्स हो गया है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी हो गया है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मूवमेंट हो गया है। अब ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ में क्या होता है? मतलब ऐसा अपराध जिसमें सीधे इंसान की जान को खतरा है, लाइक मर्डर। ए ने बी को मार दिया जान से, इसमें क्या हुआ? उसकी लाइफ चली गई ना, उसकी जान चली गई ना। तो ये क्या है? ये ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ है। ठीक है, मर्डर हो गया, इसमें आता है। कल्पेबल होमिसाइड होता है, नेग्लिजेंस इसमें आता है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुसाइड करने पे एकदम मजबूर कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब आइए ऑफेंसेस कॉजिंग बॉडली हार्म। इसमें इंसान की जान तो नहीं जाती है लेकिन उसको चोट जरूर आता है, लाइक हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, पैर तोड़ देना, कान फोड़ देना। ये सारा क्या है? ऑफेंसेस कॉजिंग बॉडली हार्म। मतलब उसमें आप इंसान को जान से नहीं मार रहे हैं लेकिन हाँ उसको हार्म जरूर कॉज कर रहे हो। ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फोर्स, अब इसमें आप इसको किसी इंसान को जान से भी नहीं मार रहे हो, चोट भी नहीं कारित कर रहे हो, तो कर क्या रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल आप उसको ढकेल दे रहे हैं, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स यूज कर दे रहे हैं, किसी के ऊपर गर्म पानी फेंक दे रहे हैं। ये क्या है? ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फोर्स में आ जाता है। या फिर आप किसी को भगा दे रहे हैं, दौड़ा दे रहे हैं, ढकेल दे रहे हैं, पानी में गिरा दे रहे हैं, आग में ढकेल दे रहे हैं। ये सब क्या है? यहाँ पे एक फोर्स यूज हो रहा है, तो इसको कहेंगे ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फोर्स। अब आते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी। अब ये ऐसा ऑफेंस है जो एक इंसान के खिलाफ तो होता है लेकिन यहाँ पे उसकी लिबर्टी को कम कर दिया जाता है, जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल ए है, वो अपने घर जाता है, ए है, ए का घर ये है, ठीक है। अब ए को क्या सीधे अपने घर में जाना है। अब बी है, वो आगे कह देगा कि देखो भाई तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो ये क्या है? ये ऑफेंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी है। या फिर बी ने ए को एक घर में कैद कर दिया, तो क्या है? उसकी लिबर्टी तो छीन ली। तो ये किस में आएगा? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी में आएगा। अब ऑफेंसेस रिलेटेड टू मूवमेंट में क्या आएगा? किडनैपिंग आएगा, अबडक्शन आएगा। मतलब आप किसी बच्चे को पकड़ ले जा रहे हो, मूव तो कर नहीं पाएगा, उसको तो आप जबरदस्ती घिरा के ही पकड़ के लेके जाओगे ना। तो क्या है? ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मूवमेंट। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी तो होता है बट उसमें भी कई प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, किसी इंसान की जान को ही खतरा है, किसी का आप जान ही ले रहे हो। या फिर ऑफेंसेस कॉजिंग बॉडली हार्म, लाइक हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, एक तमाचा मार दिए, उसको अधमरा कर दिए, ठीक। ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फोर्स, लाइक असॉल्ट, की अभी ए बी को इशारा करे कि अभी मैं तुमको तमाचा मारूंगा, या फिर क्रिमिनल फोर्स हो गया। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी, जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि आपको एक घर में कैद कर दिया जा रहा है या फिर आपको वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है, ये किस में आ जाएगा? लिबर्टी में आ जाएगा। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मूवमेंट, मतलब आपको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाया जा रहा है, आपको कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, किडनैपिंग, अबडक्शन इसमें आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग
ह्यूमन लाइफ। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किस में आता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ में आता है। दोज ऑफेंस डील विद डिस्ट्रक्शन और एंडेंजरमेंट ऑफ अ लाइफ, मतलब जहां पे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होता है वो किस में आता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आता है। अब कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड किस सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 100 में है। कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। मर्डर किसे कहा जाता है? अ ग्रेवर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कैसे? इसमें वर्ड लाइकली यूज है, मतलब आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको उम्मीद है कि इंसान मर सकता है, लेकिन मर्डर में आप 100% तैयारी के साथ जाते हो कि नहीं आज इसको निपटा के ही आना है। ये किस में आएगा? मर्डर में आएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या होता है? व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ बट द एक्ट फॉल्स शॉर्ट। ठीक है, एक इंसान है उसने पूरा अटेम्प्ट तो किया पर चूक हो गई, लास्ट में उसका जो मोटिव है, उसका जो एक्ट है वो पूरा नहीं हो पाया। उसने अटेम्प्ट अपनी तरफ से पूरा किया, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गोली मारा, ठीक है, लेकिन बी भाग गया तो उसको गोली नहीं लगा। तो ए ने अटेम्प्ट पूरा किया, गया प्रिपरेशन किया, गोली लेके आया, कारतूस लेके आया, फिर उसने बी पे चलाया, बट बी की किस्मत अच्छी थी, उसने वो बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। अब कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ कॉज थ्रू रैश एंड केयरलेस एक्ट सच एज ड्राइविंग, जो रैश ड्राइविंग होती है उसमें हो गया, या फिर नेग्लिजेंट मेडिकल प्रैक्टिस, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसमें क्या होता है? आप किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। अब आइए देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है। तो whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, सबसे पहला क्या? एक एक्ट होना चाहिए, बिना एक्ट के कोई ऑफेंस पूरा नहीं होता है। मान लीजिए ए है, वो अपने मन में ही सोच रहा है मैं बी को तमाचा मारूंगा, मैं बी को ऐसे घुमा दूंगा, मैं बी को उठा के फेंक दूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, वही अगर बी सोचता है और फिर जाके बी को ए को ढकेल देता है, तो यहाँ पे क्या होगा? उसने एक्ट किया। ठीक, बी ने एक्ट किया, बी ए को ढकेल दिया, तो ये क्या है? ये एक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक एक्ट होना चाहिए। अगर बी अपने मन में ही सोच रहा है कि नहीं मैं ए को तो एकदम गिरा दूंगा, अधमरा कर दूंगा, और कुछ करता नहीं है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो whoever caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such a bodily injury as likely to cause death, तो जो कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिससे उसको पता है कि इससे इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बॉडली इंजरी कॉज करे जिससे उसको उम्मीद है कि इससे ये मर सकता है, या फिर विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, उसको पता है कि इस एक्ट से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कल्पेबल होमिसाइड आएगा। सबसे पहले क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बी है, बी एक जगह पे जाता गड्ढा खोद देता है, ठीक, यहाँ पे एक गड्ढा उसने खोद दिया, उसको उम्मीद है कि अगर कोई भी व्यक्ति ए है या फिर सी है, अगर यहाँ से जाएगा उस गड्ढे से गिरेगा तो उसकी मौत हो सकती है। तो उसको नॉलेज है यहाँ पे, उसको पता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गया और गलती से अगर इस गड्ढे में गिर गया तो उसकी डेथ हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है? कल्पेबल होमिसाइड होगा। द वर्ड लाइकली, यहाँ पे जो शब्द लाइकली यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 100% गारंटी नहीं है कि अगला मर ही जाएगा। हाँ, 50-50 है, ऐसा कर दे रहा हूं, अगर अगला गिर गया तो मर जाएगा, बच के चला गया तो ठीक है। बट मर्डर में क्या है? उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है। एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहाँ पे कोई एक ऐसा एक्ट हो रहा है जो पूरा इंटेंशन ही है, जैसे मान लीजिए ए ने बी को गोली मारा और बी मर गया, तो यहाँ पे ए का इंटेंशन साफ दिख रहा है कि इससे गोली मारेंगे तो उससे डेथ होगा ही होगा, या फिर if the act by which death is caused is done with the intention of causing such a bodily injury as the offender knows, यहाँ पे ऑफेंडर को पता है, नॉलेज भी है, to be likely to cause death of the person to whom harm is caused। मान लीजिए ए ने बी को ऊपर गोली मारा, ठीक, तो ये तो इसमें आ जाएगा। अगर ए बी को ऐसा हार्म कॉज करता है, एक ऐसी बॉडली इंजरी देती है, फॉर एग्जाम्पल ए एक चाकू लेता है
और 20-25 बार बी के शरीर में भोंक देता है। ये क्या है? ये बॉडीली इंजरी है और उसको पता है कि अगर बी के शरीर में 20-25 बार अगर चाकू घोपेंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज भी है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ इंटेंशन है और यहाँ पे इंटेंशन तो है प्लस नॉलेज भी है। ये इंटेंशन प्लस नॉलेज, तो यहाँ पे पता है उसको, इंटेंशन भी है प्लस उसको पता भी है कि ऐसा करूंगा तो उसको ऐसे उसकी डेथ हो जाएगी। अब आइए देखते हैं, if the act by which death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ए है, एक दुकान पे जाता है और वहां पे बम लगा देता है। ठीक है, बम दगेगा, बॉडली इंजरी होगी जिससे लोग मरेंगे। तो यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ए का क्या है? एक दुकान पे बम लगाना जिससे कि वो क्या करे? ऐसा इंजरी कॉज करे, कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन। एंड बॉडली इंजरी, उसका इंटेंशन क्या है? जब दगेगा तो लोग मरेंगे। ठीक है, तो वो इंटेंट सफिशियंट है कि ये बात सबको पता है कि अगर कहीं ना कहीं बॉम्ब दगेगा तो ऑर्डिनरली क्या होगा? इंसान मरेगा ही मरेगा। तो ये किस में आएगा? मर्डर की कैटेगरी में आएगा। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच दैट इज caused नो that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuses from incurring the risk of causing death and such bodily injury as aforesaid। तो ये था culpable homicide and murder, offenses affecting human life में। अब आइए देखते हैं causing death by negligence। इसमें क्या? whoever caused death, whoever मतलब कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कॉमन पर्सन हो, कोई भी, whoever caused death by of any person by doing any rash or negligent act। ठीक है, मान लीजिए एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पे 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रैश एक्ट है। ठीक, आपको पता है कि अगर आप इतनी स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो कोई ना कोई रास्ते में आएगा और कोई ना कोई निपटेगा, लेकिन तब भी आप नहीं मान रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, तो ये किस में आएगा? ये आएगा causing death by negligence में आएगा। तो whoever caused death of any person by doing rash and negligent act not amounting to culpable homicide। सबसे पहला ये डेफिनेशन ये बता रहा है अगर ऐसा एक्ट हो रहा है तो वो culpable homicide नहीं होगा। ठीक है, और फिर shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 5 years। पहले क्या बताता है कि अगर ऐसा एक्ट हो रहा है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से अगर किसी की डेथ हो रही है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। फिर उसका क्या पनिशमेंट बता रहा है कि 5 ईयर एंड कैन आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक, अगर कोई ऐसा एक्ट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हो रहा है, इफ सच एक्ट इज डन बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है और वो सी की सर्जरी कर रहा है और गलती से सी की पेट में वो चाकू छोड़ दे रहा है, तो क्या होगा? फिर वो इस प्रोविजन में कवर होगा। He shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable for fine। तो यहाँ पे उसको 2 साल तक की भी सजा हो सकती है। ये क्या है? causing death by negligence। अब आइए हम लोग देखते हैं offenses against human body, किसमें? bodily harm, offenses causing bodily harm। अब इसमें क्या आता है? हर्ट आता है, ग्रीवियस हर्ट आता है। तो सबसे पहले आप सेक्शन पे नजर डाल लीजिए। जो बीएनएस का सेक्शन है 114 टू 117 क्या किसको बताता है? हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को बताता है। हर्ट मतलब किसी को थप्पड़ मार देना, टू कॉज बॉडली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, हर्ट रिफर्स टू सिंपली बॉडली पेन, while grievous hurt include serious injuries like फ्रैक्चर हो गया, लॉस ऑफ साइट्स हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी। हर्ट मतलब छोटा मोटा आपने को तमाचा मार दिया, ये क्या हो गया? हर्ट में आ गया। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी, पैर तोड़ दिया, उसे अधमरा कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, ये किस में आएगा? ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है, तो हर्ट, बॉडली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी। और ग्रीवियस हर्ट का क्या है? ग्रीवियस हर्ट में क्या आएगा? इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्रिविटेशन ऑफ एनी साइट ऑफ आइदर आई, मतलब किसी का आंख आपने फोड़ दिया, परमानेंट प्रिविटेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, किसी का कान ही आपने तोड़ दिया, किसी की हड्डी तोड़ दी। ठीक है, या फिर मेंबर और जॉइंट, या फिर किसी का हेड और फेस आपने पूरी तरीके से खराब कर दिया, डिसफिगर कर दिया है आपने, या फिर फ्रैक्चर और डिसलोकेट बोन और टीथ, आपने एक लोग को इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई या फिर दांत टूट गया,
तो वो भी किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में आएगा। और एनी हर्ट विच एंडेंजर्स द लाइफ और विच causes the sufferer to be during the space of 15 days in severe body pain or unable to follow his ordinary performance। तो आप किसी को इतना चोट दे रहे हैं कि वो 15 दिन तक अपना काम नहीं कर पा रहा है, ये किस में आएगा, ये भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फोर्स, दैट इज असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट क्या होता है, थ्रेटनिंग समवन विद द इंटेंशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स। यहाँ पे जो सब थ्रेटनिंग यूज है वो मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कर रहा है, वो थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है कि बी से कहता है कि अभी मैं तुमको तमाचा मारूंगा, ये क्या है, ये असॉल्ट में आएगा। मारा नहीं बट वो ऐसा प्रिटेंड करा रहा है कि मैं भी तुमको दूंगा एक कंटा खींच के, इसमें आएगा, ये असॉल्ट में आएगा। whoever make any gesture, मतलब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा जेस्चर कि नहीं अभी मैं तुमको दे रहा हूं, ये क्या है, जेस्चर में आएगा। और एनी प्रिपरेशन इंटेंटिंग, जैसे कि ए है एक डंडी तोड़ के लेके आया और दिखा रहा है कि अभी मैं तुमको इसी डंडी से मारूंगा, तो क्या है, ये प्रिपरेशन है। और नोइंग, कि उसको नॉलेज है, इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रिटेंड टू बी एप्रीहेंशन ऑफ that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force, the person is said to commit an offense of assault। अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को डरा रहा है या फिर ऐसे जेस्चर बना रहा है कि मैं अब क्रिमिनल फोर्स यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुमको मारूंगा, ये क्या है, ये असॉल्ट में आएगा। मारता नहीं है लेकिन ऐसा उसको शो ऑफ करता है। क्रिमिनल फोर्स क्या है, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स विदाउट द कंसेंट। ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को एक ईंटा खींच के मार दिया, ठीक है, या फिर ए ने बी को पानी में ढकेल दिया, ठीक क्या है, यहाँ पे एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स है लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ बी है। कंसेंट की जरूरत नहीं, अगर कंसेंट होता तो फिर वो ऑफेंस ही क्यों होता, तो यहाँ पे कंसेंट नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बी एक पानी में नहा रहा है और ए गया उसमें गर्म पानी छोड़ दिया, ठीक है, या फिर ए ने एक कुत्ता बी के पीछे भगा दिया कि जाओ जाओ बी के काट के आओ, ये क्या है, ये सब क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में आएगा। अब आइए देखते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लिबर्टी। ऐसा ऑफेंस जो कहीं जाने से मना किया जाता है या फिर किसी का कहीं ना कहीं से लिबर्टी छीनता है। फॉर एग्जाम्पल रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब आइए देखते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है। अनलॉफुल प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम मूविंग इन एनी डायरेक्शन। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, कीपिंग अ पर्सन विद इन द लिमिट अगेंस्ट देयर विल। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये घर है, किसका, बी का घर है, लेकिन ए कहता है अगर तुम, और बी के घर के जाने का रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता है बी को अपने घर जाने के लिए। ए कहता है, ये रास्ता ब्लॉक कर देता है और कहता है कि अगर तुम इस रास्ते से गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये किस में आएगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आएगा। मतलब टू मूव इन एनी डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, आप कहीं भी जा सकेंगे पर अपने घर नहीं जाएंगे, ये क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये घर है और ए ने बी को इसी घर में क्या कर दिया, कैद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, ये किस में आएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आएगा। कीपिंग अ पर्सन विद इन लिमिट अगेंस्ट देयर विल, मतलब एक लिमिट में उनको रख दिया, ये आपकी बाउंड्री है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, ये किस में आएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। अब आइए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मूवमेंट, दैट इज किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया, आप किसी को जबरदस्ती पकड़ ले जा रहे हो, किसी को बेला फुसला के लेके चले जा रहे हो, किसी बच्चे को पकड़ ले जा रहे हो, तो वो इसमें कवर करेगा। किडनैपिंग मतलब क्या होता है, टेकिंग अवे अ पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और फ्रॉम इंडिया विदाउट द कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक बच्चा है और उसको सी उसके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना उसको कहीं लेके चले जा रहे हैं, ये किस में आएगा, ये किडनैपिंग में आएगा। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड, पता है सबको, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person or some person legally authorized to consent on the behalf of that person is said to kidnap that person from India. Whoever take or entice any child below the age of 18 years or any person with mental illness out of the keeping of lawful guardianship, मतलब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जो कि 18 साल से कम का है
या फिर जो मेंटली इल है उसको लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके जा रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, पर्सन विथ मेंटल विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, बिना गार्जियन के परमिशन से उसको बाहर लेके चला जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? किडनैपिंग कहेंगे। अबडक्शन क्या कहेंगे? टेकिंग अ पर्सन बाय फोर्स और डिसिटफुल मीन फ्रॉम एन अनलॉफुल पर्पस। ठीक है, किसी व्यक्ति को घिरा के, दौड़ा के, ऐसे जो वैन आती है उसमें ऐसे जबरदस्ती भर के लेके जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? अबडक्शन कहेंगे। ठीक, तो किडनैपिंग और अबडक्शन भी क्लियर हो गया। अब ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर क्या होता है? देखिए, ये जनरली क्रिमिनलाइज किया गया है। किसी व्यक्ति, मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसको किसी अनलॉफुल पर्पस से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसको काम करवा रहे हैं या फिर कोई इसको अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो इसमें आएगा। ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन whoever for the purpose of exploitation, मतलब किसी का आपको शोषण करना है। ट्रांसपोर्ट, हार्बर्स, ट्रांसफर और रिसीव अ पर्सन और पर्सन बाय यूजिंग थ्रेट्स, मतलब आप उसको डरा धमका के जबरदस्ती उसको आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर इधर से उधर ले जा रहे हैं। यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोअर्शन बाय अबडक्शन और बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन बाय अब्यूज ऑफ पावर बाय इंड्यूसमेंट इन्वॉल्विंग गिविंग फॉर रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स ऑफ बेनिफिट। तो अगर आप किसी व्यक्ति को किसी गलत काम के लिए इधर से उधर ले जा रहे हैं या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको कोई फोर्सफुली उससे काम करवा रहे हैं, उसका अबडक्शन कर रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये किस में आएगा? ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन या फिर फोर्स लेबर में। अब आइए देखते हैं अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, दैट इज 146 ऑफ BNS। whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो, उसका मन नहीं है, तो वो इसमें आएगा। shall be punished with imprisonment of either description term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो इसको कहेंगे क्या? अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे दैट इज ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।